हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी डेली। चलिए आज का रिवीजन हम लोग फिज़िकल ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसका ही डेफिनेशन देख लेते हैं। ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन क्या है? तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, इसको बोलेंगे ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब दूसरा टर्म है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमिडिटी का कैपेसिटी कितना है, यानी कि एयर का कैपेसिटी, एयर्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर, इसको बोलेंगे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। वैसे मान लीजिए, चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक बकेट है ना, इसका जैसे नॉर्मली अभी इतना पानी है इसमें, या चलिए पानी की जगह वाटर वेपर ही है इतना इतना, तो ये हो गया ह्यूमिडिटी। और बकेट जो है इसको हम लोग एयर मान सकते हैं। तो एयर में अभी इतना वाटर वेपर है तो इतना ह्यूमिडिटी है। ठीक है, इतना परसेंट। अब ये परसेंट हम किस हिसाब से निकालेंगे? तो टोटल जितना ये इसमें अट सकता है, जितना इसमें कंटेन हो सकता है वाटर वेपर, उसके हिसाब से निकालेंगे ना कि ये कितना परसेंट अभी है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या हो गया, जो इसका बकेट का कैपेसिटी है टोटल, इसमें कितना अट सकता है, वैसे ही जो एयर का कैपेसिटी होगा कि इतना मैक्सिमम होल्ड कर सकता है वाटर वेपर, तो उसको ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको देखना है कि ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करता है। क्या ये बढ़ता है, क्या ये घटता है? अगर बढ़ता घटता है तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस कारण से बढ़ता है, किस कारण से घटता है? तो देखिए, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ह्यूमिडिटी का कैपेसिटी इंक्रीज़ होगा। कैपेसिटी इंक्रीज़ होगा तो होगा ही, पर वेपराइजेशन भी तो इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से, है ना। जहाँ गर्मी बढ़ेगा तो वेपराइज भी ज़्यादा होगा पानी। और वेपराइजेशन इंक्रीज़ होगा यानी एयर में वाटर वेपर इंक्रीज़ होगा, यानी कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा टर्म है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है कि जो एक्चुअल अमाउंट था ना बकेट में, जो हम लोग बकेट का एग्जांपल लेके समझे, मान लीजिए इतना बड़ा बकेट है पर इतना ही तक है भरा हुआ, तो ये हुआ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की जो एक्चुअल अमाउंट प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग डिफाइन क्या करेंगे? एक्चुअल अमाउंट प्रेजेंट, सॉरी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, इसमें तो कुछ डिफ़िकल्टी है नहीं समझने में, बहुत इजी है। चलिए अब तीसरा
टर्म तो समझ गए, चौथा टर्म पे चलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि किसी चीज़ से हम लोग उसका रिलेशन निकाल रहे हैं कि अच्छा ये एक जगह है जिसमें ह्यूमिडिटी मान लीजिए इतना है, ये टोटल कैपेसिटी था, ये इतना है ह्यूमिडिटी। कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पे इतना बड़ा कैपेसिटी है ह्यूमिडिटी का, है ना, और उसमें इतना है ना, तो रिलेटिव है एक दूसरे के। तो ये इसमें हम लोग थोड़ा अंदर और डाइव इन करते हैं और देखिए समझिए, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, मान लीजिए 3 हाइट पे है, हाइट 2 H2 थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, ऊंचा है, और H3 और ऊंचा हाइट है, 3 हाइट है, ठीक है, H1 सबसे नीचे है। तो जैसे हाइट बढ़ रहा है ऊपर, देखिए हम लोग ट्रोपोस्फेयर में पढ़े हैं ना कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे टेम्परेचर घटता है। और अभी हम क्या बताएं कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगा, यानी कि जितना हाइट कमेगा उतना टेम्परेचर ज़्यादा है अर्थ के सरफेस पे आते आते, ठीक है। एटमॉस्फेयर में भी, ये ट्रोपोस्फेयर में तो यही हो रहा है, जितना हाइट नीचे कम रहा है उतना टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए अब इसी हिसाब से हम लोग ले लेते हैं कि सबसे कम हाइट ये है H1, तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इसी का होगा। क्या चीज़ का कैपेसिटी? ह्यूमिडिटी का कैपेसिटी। H2 मिडिल हाइट है तो चलिए इतना होगा। फिर C3 का सबसे कम होगा क्योंकि सबसे हाइट पे है C3, है ना, सबसे ऊंचा है। अब टेम्परेचर का तो हम लोग समझ ही गए कि जैसे जैसे हाइट कमता है ट्रोपोस्फेयर में वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये भी कैपेसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है टेम्परेचर, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम लोग AH ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फिगर बनाते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझने के लिए। तो ये है वाटर वेपर, यानी ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, और ये है कैपेसिटी C1, ठीक है। अब C1 है, ठीक है, एक और बना देते हैं थोड़ा इसे छोटा कैपेसिटी का C2, क्योंकि C2 H2 हाइट पे है, ठीक है। इसमें भी ऐसे ले लेते हैं सेम साइज़ का वाटर वेपर, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सेम है, सब में चल रहा है, ठीक है। अब देखिए C3 ले लेते हैं ऐसा, ये C3 है और यही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी इतना ही है, ठीक है। चलिए मतलब जितना कैपेसिटी है C3 का वाटर वेपर होल्ड करने का, उतना वाटर वेपर वो पूरा होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो अब आप समझिए इसका क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा, 100% होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जितना उसका कैपेसिटी था वो उतना वाटर वेपर होल्ड किया हुआ ऑलरेडी, तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुआ, है ना, ठीक है। अब इसमें देखिए, चलिए ये देखिए मान लीजिए इसका आधा ही है, ये जो वाटर वेपर है ये इसका हाफ में है, तो ये 50% हुआ इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और यही साइज़ का इसमें भी है, मान लीजिए ये भी जो इसका हाफ था वही साइज़ का वाटर वेपर, अभी उतना ही कैपेसिटी में वाटर वेपर यहाँ भी है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में C1 में। तो ये क्या हो गया, ये तो इसका डबल साइज़ का है, C1 कैपेसिटी डबल है C2 से, तो इसका क्या 25% के आसपास हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए जबकि वाटर वेपर सेम है तीनों जगह पे, वाटर वेपर जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे भी है, मान लीजिए ये भी ऐसे ही है जिसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वल है कैपेसिटी के। चलिए यही है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी यही है
और C3 भी यही है, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए। तो अब हमको एक चीज़ तो और पता चल गया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होने का मतलब है कि कैपेसिटी फुल हो गया है, यानी ये जो बकेट था उसमें पूरा पानी या वाटर वेपर फुल हुआ है एयर में, समझ गए। अच्छा, फुल होता है, फुल हो गया तो क्या होगा, गिरेगा पानी बकेट से। अच्छा, खाली ऐसे ही ध्यान में रखिएगा कि पानी ओवरफ्लो भी तो हो सकता है, फुल हो चुका है तो। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट वाइज क्या यहाँ से हम लोग को क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ कि इफ़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल्स टू 100%, then absolute humidity equals to humidity capacity, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अभी जैसे हम आपको बताएं कि ओवरफ्लो होगा, अगर पानी फुल हो गया तो ओवरफ्लो होने का चांस है कि गिर सकता है पानी। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, बाल्टी या बकेट को लेके चलिएगा ना, तो ये एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, चलिए अच्छी लिख देते हैं, समझ जाइए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चांस ऑफ रेनफॉल के। सोचिए तो कि जितना ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, 10% है, 10 से 20% होगा, 20 से 30% होगा, 30 से 50% होगा, और 100% हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, हमको नहीं आप खुद समझिए कि क्या इसका ये मतलब हम लोग को नहीं समझना चाहिए कि हाँ अब बारिश का चांस और बढ़ गया है, अब तो 100% हो गया है। देखिएगा कभी गूगल मैप पे भी, नहीं सॉरी, गूगल पे आप सर्च कीजिएगा टेम्परेचर टुडे करके, तो आपके एरिया का टेम्परेचर तो दिखाता ही है, पर उसमें ह्यूमिडिटी दिखाता है और परसेंटेज में दिखाता है। तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको दिखा रहा होता है कि हाँ इतना परसेंट हुआ है। तो आप देखिएगा जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, उसमें क्लाउड दिखाने लगेगा, ऐसे क्लाउड दिखाने लगेगा, ऐसे ड्रॉप दिखाने लगेगा, थंडर दिखाने लगेगा, है ना। तो चांस बढ़ गया, इसका मतलब बारिश का चांस बढ़ गया। कभी कभी तो लिखता भी है कि चांसेस ऑफ रेनफॉल, ऐसा कुछ, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो पता चल गया, पर इसको और ये हम लोग लिख सकते हैं, जैसे बकेट के टर्म्स में समझिए, ये तो पूरा भर गया है ना। अब तो इसमें एक बूंद भी और नहीं डल सकता है। तो इसका क्या मतलब है, अब इसी को बकेट को हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं एयर के फॉर्म में, कि ये पूरा एयर का कैपेसिटी था, ये पूरा ही भर गया, तो अब तो कोई जगह नहीं बचा। तो इसका मतलब ये कर सकते हैं कि सैचुरेट हो गया, ये कह सकते हैं ना कि सैचुरेट हो गया है। तो क्या सैचुरेट हो गया, तो एयर इज सैचुरेटेड। कब कब हुआ, इफ़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू 100%, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अच्छा, इससे हमको ये भी समझ में आ गया कि अनसैचुरेटेड एयर कहाँ तक होता है, जब तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1% से लेके 99% तक रहता है, तब तक अनसैचुरेटेड है, कि अभी चांस है और थोड़ा सा वाटर वेपर वो होल्ड कर सकता है, ठीक है, एयर, ठीक है। चलिए, अब एक और हम लोग टर्म समझते हैं, ड्यू पॉइंट। अच्छा, ये बहुत लोग सुने होंगे कि ड्यू ड्यू पॉइंट, ड्यू तो सुने ही होंगे, ठंड के टाइम पे हम लोग ज़्यादा सुनते हैं, घास पे ड्यू देखते हैं, है ना। चलिए उस बारे में पढ़ लेते हैं। तो ड्यू पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट है कि
ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए। ठीक है, अब इसको समझिए, ड्यू पॉइंट कब जल्दी रीच करेंगे हम लोग, खुद सोचिए। ड्यू पॉइंट रीच करने का मतलब है हम लोग को रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% रीच करना है। कब कर सकते हैं 100% रीच जल्दी? या तो कैपेसिटी कम हो जाए, कैपेसिटी ही कम गया अगर, जो कि ठंडा में होता है, तो ड्यू पॉइंट जल्दी रीच होगा। और दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा सोचिए, या तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए और एवापोरेशन बहुत होते रहे, और कैपेसिटी तो बढ़ ही रहा है पर उसमें वाटर वेपर भी बढ़ जाए। पर ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पर जल्दी कहाँ पे होगा, जहाँ पे टेम्परेचर घट जाएगा, है ना। और भी कंडीशंस होता है, जैसे मान लीजिए विंड चल रहा है, तब तो ड्यू पॉइंट क्या आएगा, सोचिए ड्यू कैसे बनेगा, ड्यू तो नहीं बन सकता है, विंड ही चल रहा है तो ड्यू तो बनेगा नहीं। ठीक है, बनता होगा मतलब ऊपर बनेगा, पर आपको ये जो प्रोसेस है घास पे दिखने का ये सब, वो तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब चलिए, ड्यू पॉइंट हम समझ गए कि टेम्परेचर है। ड्यू पॉइंट कुछ नहीं, टेम्परेचर को बोलता है। ठीक है, तो अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है तो टेम्परेचर इफ़ लेस देन ज़ीरो हो गया तो क्या होगा ड्यू पॉइंट अचीव होने के टाइम पे, और टेम्परेचर इफ़ ग्रेटर देन 0 डिग्री है तो क्या होगा। तो जब देखिए 0 से ऊपर है कि आइस नहीं बन सकता है, तब ड्यू पॉइंट जब भी रीच होगा तो ड्यू बनेगा वाटर के फॉर्म में, वाटर फॉर्म। ठीक है, ये हुआ। अगर टेम्परेचर कम हो गया 0 डिग्री से, तब क्या होगा, तो आइस क्रिस्टल हो जाएगा ना। वाटर के फॉर्म में कैसे रह पाएगा, खुद सोचिए, आइस क्रिस्टल बनेगा। तो अब देखिए बारिश के समय समझिए, जैसे बहुत बार होता है, अब तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण थोड़ा कम हो गया है, पर आप याद कीजिए, या कहीं कहीं अभी भी दिखता है, देखिएगा कि बारिश में पानी गिर रहा है, पानी की जगह पे बर्फ़ गिर रहा है। ठीक है, आइस गिर रहा है, आइस, स्नो नहीं, आइस। ठीक है, स्नो भी गिरता है, उसका भी प्रोसेस है, कैसे स्नो बनता है, कैसे आइस बनता है, उस पर कभी हम लोग बाद में जाएंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक पे रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं। एवापोरेशन हुआ, ठीक है, इवेपोरेशन होके क्या हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हुआ। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स बना छोटा छोटा। ठीक है, अब ये वाटर ड्रॉपलेट जो छोटा छोटा बना ड्यू पॉइंट अचीव होने के बाद, तो उससे क्या बना, सब मिलते गया तो क्लाउड बना। ठीक है, नीचे, अब छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट है तो नीचे नहीं गिर सकता, एयर का रेजिस्टेंस है, तो क्लाउड बन गया सब जुड़ के। ठीक है, अब देखिए क्लाउड तो बना, अब पर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स मिल मिल के, वाटर है ना, तो ऐसे ऐसे बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स बना। ठीक है, और जैसे बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा तो एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस जो था उसको ओवरकम कर जाएगा, और ओवरकम करेगा, चलिए लिख देते हैं, ओवरकम्स एयर रेजिस्टेंस। अगर ओवरकम कर गया तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, यानी प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होगा, रेनफॉल होगा।
रेनफॉल सिर्फ एक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। अर्थ सरफेस पे आएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया नॉर्मल। एवापोरेशन को लेके हम लोग ऐसा प्रोसेस बनाए पूरा कि एवापोरेशन होगा फिर ऐसे आगे बढ़ेगा। चलिए, अब अगर विंटर का टाइम है तो क्या होगा। विंटर पे तो हम लोग देखते हैं, सुबह उठिएगा तो देखिए घास भींगा हुआ रहता है अर्थ सरफेस पे, है ना। तो चलिए विंटर का केस भी समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, लो टेम्परेचर रहता है विंटर में, ठीक है। लो टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, लो कैपेसिटी, लो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बोल देते हैं, चलिए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि लो कैपेसिटी है, लो टेम्परेचर है, लो कैपेसिटी है, तो जो RH 100% अचीव हो रहा है, जो ऐसे नॉर्मली ऊपर बन रहा था, क्लाउड एयर में अचीव हो रहा था, क्लाउड बन रहा था, वो नीचे ही अचीव हो रहा है, नियर अर्थ के पास में ही अचीव हो जा रहा है, ठीक है, नियर अर्थ सरफेस, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो क्लाउड ऊपर बन रहा था वो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड हो रहा है नियर अर्थ सरफेस, ठीक है। चलिए, और इसी क्लाउड को हम लोग क्या बोलते हैं, दिल्ली वाले तो बहुत अच्छे से समझते होंगे, इस क्लाउड को बोलते हैं फॉग। ये जो क्लाउड बना ये फॉग हो गया। अब देखिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत लोग हैं जो होंगे जो दिल्ली में ही होंगे या दिल्ली में कभी ना कभी रहे होंगे। तो विंटर में देखिएगा, कभी बाहर निकलिएगा तो दिखेगा कि फॉग रहता है, और बहुत बार तो फॉग प्लस स्मोक हो जाता है तो स्मॉग बन जाता है, तो वो खैर अलग कहानी है दिल्ली का। और चलिए ये भी समझ ही लीजिए, फॉग तो हुआ, फॉग प्लस स्मोक स्मॉग हुआ, और वोल्केनो प्लस फॉग क्या होगा, वॉग बोलते हैं, वॉग, ठीक है। चलिए, अच्छा, फॉग का विजिबिलिटी जो होता है लेस देन 1 किलोमीटर होता है। फिर एक होता है मिस्ट, तो मिस्ट का विजिबिलिटी जो होता है वो लेस देन 1 to 3 किलोमीटर होता है, यानी 1 से 3 किलोमीटर का रेंज होता है उसका विजिबिलिटी। 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, 3 किलोमीटर से कम होगा तो मिस्ट है, ठीक है। और हेज़ होता है, हेज़। देखिए, ये सब बहुत कॉमन टर्म्स है, अगर कभी कहीं का वेदर देखिएगा ना, वेदर रिपोर्ट, तो ये सब लिखा रहेगा कि हेज़ है या मिस्ट है या फॉग है। तो हेज़ में क्या होता है, विजिबिलिटी ग्रेटर देन 3 किलोमीटर्स हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो ठीक है, ये फॉग आया तो हम आपको बता दिए, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे चलते हैं। ये है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। देखिए, कुछ भी एकदम बहुत फाइन सा पार्टिकल है, मान लीजिए ये एकदम फाइन सा पार्टिकल है, तो इसको सपोर्ट लेके वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म होता है, ऐसे इसके बल पे फॉर्म होता है, ठीक है। वाटर वेपर से जब वाटर ड्रॉपलेट बनता है, इसके बल पे ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के सपोर्ट पे बनता है, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, फाइन पार्टिकल, जैसे पॉल्यूटेंट भी जो पार्टिकल होता है एयर में,
वो भी एक्ट करता है, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के लिए। अच्छा, एक मैन मेड रेन का नाम सुने होंगे। देखिए, ये थोड़ा प्रीलिम्स के लिए है। मैन मेड रेन जो करवाया जाता है उसमें यही हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई स्प्रेड किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, तो वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म कर जाता है। वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म करता है तो फिर वो जुड़ के क्लाउड बनाता है, फिर क्लाउड बनता है तो बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बनता है, फिर बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बनता है तो बारिश होता है। तो वो कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग, क्या है वो, तो सोडियम आयोडाइड यूज़ करते हैं मैन मेड रेनफॉल के लिए, ठीक है। ये थोड़ा प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे ग्रास, जैसे मान लीजिए ये ग्रास है, तो ये ऐसे वाटर ड्रॉपलेट होता है ना, तो ये इसका मतलब क्या है कि ग्रास को भी वो यूज़ कर रहा है वाटर ड्रॉपलेट हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के जैसा, ठीक है। उसका ग्रास के सपोर्ट से वहीं पे वाटर ड्रॉपलेट बन जा रहा है ग्रास पे। और विंटर में बनता है ये, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर कम रहता है तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम रहता है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम रहता है तो ड्यू पॉइंट अचीव हो जाता है। यहाँ पे ड्यू पॉइंट यानी RH 100 हो जाता है, 100%, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी बता दिए कि ड्यू पॉइंट कम है 0 डिग्री से, तो इसको फ्रॉस्ट बोल सकते हैं। और ड्यू पॉइंट ज़्यादा है 0 डिग्री से तो क्या फॉर्म होगा, ड्यू फॉर्म होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। चलिए, फ्रॉस्ट, FROST, फ्रॉस्ट, ठीक है। और देखिए, कंडीशन विंटर में जो फॉग फॉर्म हो रहा था उसका कंडीशन देख लेते हैं, क्योंकि एकदम सिंपल सिर्फ ड्यू पॉइंट अचीव होने से फॉग नहीं ना फॉर्म हो जाएगा, क्लाउड वहाँ पे टिकना चाहिए ना। तो क्लाउड टिकने के लिए सबसे पहले तो हमको चाहिए लॉन्ग विंटर नाइट। इससे क्या होगा, टेम्परेचर का इन्वर्जन हो गया, यानी टेम्परेचर घट रहा है, तब ना ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है वो कमेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर घट गया यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि, चलिए इसी ओर कर देते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो था वो घट गया, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, क्लियर स्काई होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है, काम एयर कंडीशन होना चाहिए, काम एयर कंडीशन, ठीक है। अब इसी को लेके एक चीज़ और समझ लेते हैं कि विंटर में क्या होता है, जब लॉन्ग विंटर नाइट हो जाता है तो अगर ये दोनों है कि क्लियर स्काई है, देखिए बादल अगर ऊपर घेरा रहेगा ना तो उतना ठंडा नहीं रहेगा उस समय, कभी भी विंटर में देखिएगा। बादल अगर पूरा घेरा हुआ है, ऊपर में बादल है, क्लाउड है, तो नीचे मौसम उतना ठंडा नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये दोनों चीज़ मान के चलते हैं कि लॉन्ग विंटर नाइट है और क्लियर स्काई है, तो उससे रिवर्स लैप्स रेट हो जाता है। रिवर्स लैप्स रेट हम लोग पढ़े थे ना जब एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे, कि ट्रोपोस्फेयर में अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ये यहाँ तक ट्रोपोपॉज है, यानी ये पूरा ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा था, हाइट बढ़ रहा था और टेम्परेचर घट रहा था, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, कि कैसे कितना टेम्परेचर घटता है अगर 1 किलोमीटर हाइट बढ़ रहा है तो। अब यहाँ पे ठंडा के विंटर के टाइम में लॉन्ग विंटर नाइट है और क्लियर स्काई है, तो ये जो लैप्स रेट है ना ये रिवर्स हो जाता है।
अब रिवर्स होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। टेम्परेचर इन्वर्जन होने का मतलब क्या है? टेम्परेचर इन्वर्जन होने का मतलब है कि उल्टा, जो पहले हो रहा था कि हाइट बढ़ता था तो टेम्परेचर घटता था, अब ये नहीं हो रहा है। अब हो रहा है कि हाइट बढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, और हाइट घट रहा है यानी अर्थ सरफेस पे आ रहे हैं तो टेम्परेचर भी घट रहा है। विंटर टाइम पे हो रहा है ये, और इसी को बोलते हैं रिवर्स लैप्स रेट। मतलब इसमें जो जितना तेज़ी से घटता है हाइट के साथ टेम्परेचर, उसको रिवर्स लैप्स रेट बोलेंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, तो यही बात है कि टेम्परेचर इन्वर्जन इज आइडियल कंडीशन। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन इज आइडियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग। फॉग फॉर्मेशन का आइडियल कंडीशन है टेम्परेचर इन्वर्जन। और टेम्परेचर इन्वर्जन कब होगा? जब लॉन्ग विंटर नाइट रहेगा और क्लियर स्काई रहेगा। ठीक है, अब देखिए इतना तो हम लोग पढ़ लिए। अब सब कुछ हो रहा है, सैचुरेशन पॉइंट रीच हो गया है यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गया है, ड्यू पॉइंट अचीव हो गया है। इसी को तो बोलते हैं ड्यू पॉइंट अचीव होना, वो टेम्परेचर पे जिस पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गया है। ठीक है, सब हो गया है, पर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो था वो प्रेजेंट ही नहीं है। कोई ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके सपोर्ट पे वो ड्यू बन सके, है ना, ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट बन सके, वो नॉट प्रेजेंट है। तब क्या होगा? तब हम लोग बोलेंगे कि देन एयर इज सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड, सिंपल सा बात है। सब हो गया कंडीशन, सब फुलफिल हो गया, पर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। तब तो वो एयर से कहीं और, एयर जैसे मान लीजिए ये बकेट फुल हुआ है पूरा, और इस पानी को जाने का कहीं कोई रास्ता ही नहीं है, ना ही वो नीचे गिर सकता है, ना ही कुछ और हो सकता है। तो ये तो बकेट एकदम सुपर सैचुरेट हो गया ना, कि अब इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसमें पूरा कैपेसिटी फुल है, कुछ भी नहीं हो सकता है, खाली भी नहीं हो सकता है। उसी तरह से एयर भी सुपर सैचुरेटेड हो गया। बस इतना याद रखिए, और यहीं पे ह्यूमिडिटी ख़त्म हो गया। समझ में आया होगा आपको, आशा करते हैं। नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और समझ में आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है। एक दो बार और वीडियो देख लीजिए, रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। और ये सब क्लियर करना है, डाउट हो गया है, नहीं समझ में आ रहा है, या पहली बार पढ़ रहे हैं तो आराम से देखिए जैसे हम समझाएं हैं। ऐसा कुछ भी इसमें छोड़े नहीं है जो कि आपको कन्फ्यूजन हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताइए कि हाँ ये चीज़ अच्छा लगा, और ये भी बताइए कि क्या सुधार कर सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा आपको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।